नेता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। कौशिक अमित शाह अपने पूर्वोत्तर दौरे पे बड़े बिजी रहते हैं। वो बीटीसी के लोगों से मिलते हैं, वो असम में रैलियां करते हैं, वो मणिपुर जाते हैं, वो कहते हैं आईएलपी आपके लिए बीजेपी का एक गिफ्ट है। वो उन एक्स लीडर से भी मिलते हैं जो लोग बीजेपी की तरफ आना चाहते हैं। और इतना खर्चा हो रहा था तो फिर वो बाद में टाइम उसके लिए भी निकाल लेते हैं कि बदरुद्दीन अजमल को कैसे टारगेट किया जाए। मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करें हमारे दर्शकों के लिए कि अमित शाह क्या कर रहे थे अपने इस ट्रिप पे। देखिए, ये ट्रिप तो एक शुरुआती दौरा था। इलेक्शन आ रहे हैं 2021 अप्रैल में असम में जी। तो प्राइम टारगेट तो असम था, लेकिन साथ में ये देखना चाहते थे कि तैयारी कैसा है। ये बहुत छोटा सा ट्रिप था, देखा जाए तो एक दिन का था असम में, एक दिन मणिपुर में। तो ये जायजा ले रहे थे कि स्टेट की प्रिपरेशन कैसा है, स्थिति क्या है, लोगों के रिएक्शंस क्या है। और साथ में एक बहुत अहम पहलू ये है, अमित शाह के जो स्पीच था असम में खास तौर से, उसमें वो डेवलपमेंट के बहुत बात किए, लेकिन साथ में आप देखेंगे तो असमीज कल्चर पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने जितनी बार शंकर देव का नाम लिया, जो एक वैष्णवाइट सेंट है, और असमीज कम्युनिटी जो असमीज कम्युनिटी है उनके फादर फिगर माने जाते हैं, बहुत तवज्जो दिया जाता है। उनके नाम जितने बार लिया है, मैंने आज तक किसी नेशनल पॉलिटिशियन को एक स्पीच में इतनी बार वो नाम लेते हुए नहीं देखा है। तो ये एक सोची समझी प्लान है। मैं जानना चाहूंगा कि किसने अमित शाह के वो स्पीच तैयार किया है, काफी रिसर्च किया है, क्योंकि आप देखेंगे का एक मसला है। को लेके एक नए नए पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हुए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि it has got the backing of ASU and AJYCP। ये दो जो स्टूडेंट्स ग्रुप है, इन्होंने इनको बैक किया है। तो जो एजीपी तैयार हुए थे 1985 में, अगेन एजीपी भी ASU और AJYCP ये दोनों स्टूडेंट ग्रुप के तरफ से ही आए थे। इस बार ये दोनों स्टूडेंट ग्रुप ने ये नया असम जातीय परिषद इनको बैक किया है। तो ये पार्टी एटलीस्ट कुछ तो डैमेज करेंगे वोट बैंक में। बीजेपी को भी कर सकते हैं, कांग्रेस को भी कर सकते हैं, खासतौर से जो लोग असमी सेंटीमेंट पे ज्यादा निर्भर करते हैं। तो इस डैमेज को कम करने के लिए, क्योंकि बाकी तरह बीजेपी तैयार है, बाकी जो कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल को टारगेट करके जो लोअर असम और बराक वैली में जो फायदा होने वाले हैं उन पे नजर है। लेकिन जो अपर असम है, जहां पे असमी सेंटीमेंट ज्यादा है, तो वहां के लोगों को टारगेट करने के लिए, जो की वजह से बहुत सारे लोग खफा भी है, उनको थोड़ा प्लेकेट करने के लिए इन लोगों ने ये जो शंकर देव पे ज्यादा एम्फसाइज किया है, खासतौर से वो बतद्रवा पे पैसे देने की बात की है, और बहुत सारे ऐसे बातें की है जो किसी भी असमी सब नेशनलिस्ट सेंटीमेंट पे रहने वाले लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआती दौरा था, और ये असम इलेक्शन की तैयारी इसमें देखा गया था पूरी तरह से। कौशिक, अगला सवाल हमारा मणिपुर को लेके है। मैंने पिछले सवाल में भी जिक्र किया था। वो मणिपुर जाते हैं, एक रैली करते हैं, और वहाँ पे वो कहते हैं कि आईएलपी बीजेपी का आपको एक गिफ्ट है। बीजेपी की क्या अभी हालिया स्थिति क्या है मणिपुर में, और उनको ये आईएलपी की बात दोहरानी क्यों पड़ी, क्योंकि ये चीज़ तो वो पहले भी कहते आए हैं। फिर देखिए, मणिपुर में ऐसा बीजेपी में कुछ तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। आपने देखा था कुछ महीने पहले ही काफी डिसिडेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। और मणिपुर में भी अनलाइक अदर स्टेट्स, वहां पे कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस थोड़ा बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर स्टेट्स अगर देखेंगे तो वो चैलेंजेस को डाइल्यूट करने के लिए, और जो आईएलपी की बात कहा जाता है, तो मणिपुर में भी आप देखेंगे जब वो आए थे तभी मणिपुर को एक्सक्लूड करके रखा था और आईएलपी भी दिया गया था। तो जो बीजेपी के एक ऑर्गेनिक स्थिति वहां पे पैदा हो जाए, और आईएलपी की बात कहने की एक अहम वजह ये भी है क्योंकि आप देखेंगे कुल नागा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो रहे हैं, नागा ग्रुप्स के साथ डिस्कशन हो रहा है,
वहां पे मणिपुर का एक अहम रोल है, क्योंकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और ये सब बातों पे मुद्दा आएंगे बाद में, क्योंकि जो NSCN है उनके डिमांड है कि मणिपुर के कुछ नागा डोमिनेटेड एरिया भी इनमें शामिल होना चाहिए। तो मणिपुर के पॉपुलेशन को, जो मणिपुरी लोग हैं, उनको ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है, और वो बार बार दिलाते रहेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और मणिपुर की जो अपनी खुद की आइडेंटिटी, बिकॉज ILP इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द रीजनल एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी, तो सेफ रहेंगे। तो ये इसलिए याद दिलाते रहेंगे। कौशिक, मेरा सवाल, मुझे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं अपने हिस्से करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है, हेमंत बिस्व शर्मा कब तक इंतजार करेंगे? इस सवाल का जवाब अगर मेरे पास डायरेक्ट आंसर होता तो मैं शायद दे देता। इस सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आपको, क्योंकि मैं असम से ही हूँ और मैं असम पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो करता हूँ, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ बहुत सर्टेनिटी के साथ कि हिमंत बिस्व शर्मा अगले 2021 इलेक्शन के बाद बीजेपी सरकार में अगर आ भी जाए तो असम गवर्नमेंट के मिनिस्टर नहीं होंगे, ये बात तय है। बाकी इस बात से आप कई सारे आकलन लगा सकते हैं। अगर वो असम गवर्नमेंट के मिनिस्टर नहीं होंगे तो क्या वो चीफ मिनिस्टर होंगे, क्या वो यूनियन मिनिस्टर होंगे, या वो कुछ भी नहीं होंगे। अगर स्थिति हिमंत बिस्व शर्मा जैसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं होंगे, सिर्फ एक MLA रहेंगे, ऐसे बात तो हो नहीं सकते। पॉलिटिकली इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्या वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे? चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो अभी के एग्जिस्टिंग CM है सर्बानंद सोनोवाल जी, उनको हटाना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के पास कोई वजह भी तो होना चाहिए, उनको क्यों हटाए। अगर आप देखेंगे कि अभी जो इलेक्शन होगा, अगर बीजेपी जीत जाते हैं तो सर्बानंद सोनोवाल के अभी तक तो वही CM है, उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन में जाएंगे, तो एक वजह चाहिए होगा कि क्यों हटाए। क्योंकि अगर कोई CM वापस आए हैं जीत के, चुनाव जीत के, तो कोई वजह नहीं बचता कि उनको हटाए क्यों। तो बीजेपी के पास एक अहम मुद्दा चाहिए होगा कि उनको क्यों हटाए, और हटाए जाए भी तो उनको दिया किया जाए, तो पनिशमेंट तो नहीं दे सकते ना। तो ये बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज है। क्या हिमंत बिस्व शर्मा को सेंट्रल गवर्नमेंट में लाए और मोदी गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री दिया जाए, और अगर मिनिस्ट्री दिया भी जाए, यूनियन मिनिस्ट्री दिया जाए, हिमंत बिस्व शर्मा के जैसे नेता तो छोटे मोटे मिनिस्ट्री से खुश नहीं होंगे। जिसके एम्बिशन चीफ मिनिस्टर बनना हो, वो क्या माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्ट्री या ऐसे कुछ डोनर मिनिस्ट्री, ऐसे मिनिस्ट्री तो कुछ होंगे नहीं। तो ये जो बैलेंस है, ये चुनाव जीतने से भी ज्यादा चैलेंजिंग बीजेपी के लिए होगा। हिमंत बिस्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल के बीच के जो इक्वेशन है, ये संतुलन कैसे वो रखते हैं असम में। कौशिक, इसी सवाल से जुड़ा मेरा दूसरा पहलू है कि एज यू राइटली मेंशन्ड कि आपके पास एक नेता है जो लगातार अपना कैलिबर प्रूव कर रहा है और लगातार अपने एम्बिशंस भी दिखा रहा है। तो जब तक आप वहां CM वाली शफलिंग नहीं करते हैं, तब तक या तो आप उनको, हेमंत बिस्व शर्मा को केंद्रीय कैबिनेट में लेकर आए, कोई बड़ा पोर्टफोलियो दें और उसके सहारे आप अपना एक लीडर बिल्ड भी करें, लेकिन या फिर उसको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दें। लेकिन यहाँ पे एक जिच ये भी तो आती होगी कि हेमंत बिस्व शर्मा RSS की बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो आप उनको किसी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बहुत ऊपर रखें, ये कितना पॉसिबल है? क्योंकि इस तरह का डिस्कंफर्ट हमने देखा है। सुषमा स्वराज को 2 डिकेड्स लगे बीजेपी सर्किल में एडजस्ट होने में, क्योंकि वो सोशलिस्ट मूवमेंट से आई थी और उसके बाद वो बीजेपी में आती है। सेम थिंग अप्लाइज ऑन बीट जसवंत सिंह, बीट यशवंत सिन्हा। दे टुक देयर ओन टाइम और लगातार उन्हें वो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था। मैं इन बाकी नेताओं के साथ हिमंत बिस्व शर्मा के डिफरेंस में बताता हूँ। हिमंत बिस्व शर्मा जैसे कांग्रेस से आए, ऐसे बाकी कुछ नेता भी कांग्रेस से आए अलग अलग स्टेट में, लेकिन असम के सिचुएशन बिल्कुल अलग है। हिमंत बिस्व शर्मा के आने से पहले असम में बीजेपी सिर्फ 5 MLA होते थे और संगठन के नाम पे भी कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के लिए जो वैल्यू हिमंत बिस्व शर्मा ऐड करते हैं पूरे असम में और बाकी नॉर्थ ईस्ट में, वो वैल्यू बाकी बीजेपी लीडर, दूसरे पार्टी से आए हुए बीजेपी लीडर इस तरह का वैल्यू ऐड नहीं कर पाए हैं और नहीं करते हैं। तो इसलिए हिमंत बिस्व शर्मा को बाकी लीडर की तरह, सुषमा स्वराज जी बहुत बड़ी लीडर थी, बट
ऑर्गेनाइजेशनली या किसी स्टेट को लीड करने के मामले में या स्टेट के ऊपर जो कंट्रोल है, उस तरह का कंट्रोल शायद सुषमा स्वराज जी के किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं था। तो इसलिए हिमंता बिश्व शर्मा को ज्यादा देर तक अगर इग्नोर करेंगे, ये वजह से कि उनका आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है, तो बीजेपी संकट में आएंगे। ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि मैं बहुत थक चुका हूं, 2021 चुनाव में लड़ना ही नहीं चाहता हूं, और अगर किसी तरह लड़ भी गए प्रेशर में, वो मंत्री तो बनेंगे नहीं, जैसे मैंने सर्टेनिटी के साथ कहा है। बाकी रह गए आरएसएस की बैकग्राउंड की बात। बहुत लोगों को ये पता नहीं, हिमंता बिश्व शर्मा के जो बड़े भाई है, जो अभी विदेश में है, उनकी पढ़ाई, सारे खर्चे और सारी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग जो कहते हैं, वो आरएसएस में ही हुआ है। और हिमंता बिश्व शर्मा खुद भी जब तक वो आसू ज्वाइन नहीं किए तब तक वो आरएसएस के शाखा में जाते थे। तो ये नहीं कि हिमंता बिश्व शर्मा का आरएसएस के साथ कोई कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है, लेकिन उस कनेक्ट को आरएसएस कितना तवज्जो देंगे वो आरएसएस की नेतृवर्ग डिसाइड करेंगे। और हालिया फैसलों से उनकी छवि मजबूत भी हो रही है जिस तरीके से। और आई पर्सनली, इन माय पर्सनल कैपेसिटी, रियली अप्रिशिएट दैट डिसीजन कि सरकारों का काम धार्मिक शिक्षा करवाना नहीं, चाहे वो संस्कृत स्कूल हो या फिर मदरसे हो, जो कि मदरसों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उस पर बहुत बवाल हो रहा है। यहाँ पर हम असम से सिक्किम की तरफ जाना चाहेंगे। सिक्किम में इस तरह की खबरें हमें सुनने में आई कि बीजेपी ने सबसे बाद में अपनी एम्बिशन की लिस्ट में सिक्किम को जोड़ा। वहाँ पर लंबे समय तक सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार रही, 2019 के बाद से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है पीके तमांग के नेतृत्व में। इस तरह की खबरें अंदर खाने चल रही हैं कि देश के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग को अपने फोल्ड में लाया जा सकता है। उनके 13 विधायक थे, उनके समेत 10 पहले ही भाजपा में आ चुके हैं, और चामलिंग को भी कहीं एडजस्ट करके सिक्किम में भी बीजेपी एक डायरेक्ट क्लेमेंट ऑफ पावर बनना चाहती है। ये हो सकता है, मैं इस पे सर्टेनिटी के साथ अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस चल रहे हैं, जो बातचीत चल रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान में रखना होगा कि पवन कुमार चामलिंग कोई आम नेता नहीं है, वो 25 साल सीएम रह चुके हैं। तो बीजेपी में फोल्ड में आने के बाद वो बीजेपी के आइडेंटिटी में कितना मर्ज होंगे और बीजेपी कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितना मर्ज होंगे, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि ऐसे बड़े नेता जब आते हैं तो हो सकता है कि स्टेट जो यूनिट होंगे उनमें ऑलरेडी उनके 10 विधायक है और बाकी भी उनके अनुगत हो गए, तो उनका कंट्रोल पार्टी में ज्यादा हो सकता है। तो बीजेपी के स्प्रेड के बदले, बीजेपी एक सांगठनिक पार्टी है, वो विचारधारा से चलने वाले पार्टी है, वो चाहते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड हो जाए, इसीलिए वो जोड़ तोड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जोड़ तोड़ करने से पहले दिक्कत यह है कि वो हिमंता बिश्व शर्मा वाला इशू आ जाएगा, क्योंकि असम में हिमंता बिश्व शर्मा को हटा के बीजेपी का इमीडिएटली चलना जो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा नेता वहां पे क्रिएट नहीं किया जिनका मास अपील और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हिमंता बिश्व शर्मा जैसा है। उसी तरह सिक्किम में पवन चामलिंग का जो कंट्रोल होगा स्टेट पे, बीजेपी के अभी एग्जिस्टिंग जो नेता है उनके नहीं हो सकता है। तो ये अगर पहलू बीजेपी संभाल ले तो पवन चामलिंग आ सकते हैं। अगर उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देके राज्य से दूर कर दिया जाए कि एक आइडेंटिटी या सिंबल की पॉलिटिक्स भी हो जाए और इसके अलावा डे टू डे अफेयर्स में दखल भी ना रहे तो। लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं है। अगर पवन चामलिंग को स्टेट से बाहर ही करना है, पवन चामलिंग की जरूरत ही नहीं है, उनको बीजेपी में लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी को 13 सीट, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो 13 या 10 असेंबली सीट मिल चुके हैं, तो 10। तो अभी बीजेपी को बस जो एसकेएम है उनके ऊपर पिगी बैक करके अपनी एक्सपेंशन करना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये गौर फरमाइएगा, बीजेपी तब तक किसी पार्टी के दोस्त रहते हैं जब तक उस पार्टी से बेनिफिट रहते हैं, उसके बाद बीजेपी अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। वो अपने जैसे मैंने पहले आपको एक दिन कहा था कि असम के बोडोलैंड में वही किया, बीपीएफ के साथ दोस्ती चले रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही बीपीएफ ज्यादा डिमांडिंग हो गए या बीपीएफ से बीजेपी को फायदा होने नहीं लगे, तो नए पार्टी के साथ जोड़ के वो आगे बढ़ गए, और ये नहीं कि इस पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। तो ये कोई गलत बात भी नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, बीजेपी अपने एक्सपेंशन को देखते हैं, जहां से फायदा होता है, जैसे फायदा होता है।
कौशिक, अब तक हमने पॉलिटिशियन अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे की बात कर ली है। आखिरी सवाल हमारा यूनियन ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे के बारे में होने वाला है। वो जब मणिपुर जाते हैं तब वहाँ पे वो अरुणाचल और मणिपुर के उन संगठनों से मिलते हैं, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि वो उनको भरोसा दिलाते हैं कि जब नागा पीस अकॉर्ड होगा तो आपकी सोवरेंटी, आपकी टेरिटरी, उसके ऊपर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं कि नागालैंड में फिलहाल नागा शांति समझौते पर किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो फैक्शन बात करने को अब तक राजी नहीं रहा है, 2015 से खापलांग फैक्शन बाहर है, लेकिन खापलांग फैक्शन के दो फैक्शंस निकिसुमी और युंग आउंग फैक्शन अब सरेंडर भी कर रहा है और वो लोग बातचीत के लिए आने के लिए हिंट भी कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्शन अब तक आपसे बात कर रहा था, इसाक मुइवा, वो कह रहा है कि अब हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, अब हम इंडिया से बाहर जाके कहीं हाईएस्ट लेवल पे बात करना चाहते हैं। तो नागा शांति समझौता उसकी अभी प्रोग्रेस क्या है और कितने दूर हैं हम उससे अभी? जहां तक मैं समझता हूं, नागा पीस अकॉर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है NSCN-IM, क्योंकि जब ये पीस टॉक शुरू हुआ था, जिस समय शुरू हुआ था, NSCN-IM को, यहाँ पे मैं जब भी NSCN बोलूंगा मैं IM की बात ही करूंगा, वो थोड़ा सा ये भरोसा था कि नागा लोग उनके साथ है और वो नागा को रिप्रेजेंट करेंगे और जब भी वो पीस अकॉर्ड होगा उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के थ्रू वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे या पॉलिटिकली उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी सिचुएशन बहुत अलग है नागालैंड में। जो नागा यूथ है वो चाहते हैं कि शांति वापस आए, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में खुश है और जो डिमांड जानबूझ के NSCN अटके हुए है कि अपना फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन और अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, ये तो हो नहीं सकता। खासतौर से आर्टिकल 370 कश्मीर में रिपील करने के बाद एक और स्टेट को ये दिया नहीं जाएगा, तो वो भी जानते हैं जो वो डिमांड तो भारत सरकार कभी नहीं देंगे, किसी भी स्टेट को नहीं देंगे। तो फिर क्यों इस बात पे अटके हुए हैं? क्योंकि इसमें नुकसान बहुत है NSCN का। जो NSCN का दबदबा है एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर से, जो नागा सोसाइटी में उनका इन्फ्लुएंस रहा है, अब तक वो टैक्स लेते हैं, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। जैसे ही कोई पीस अकॉर्ड हो जाएगा, एग्रीमेंट पे आ जाएगा, बाकी सिर्फ पावर के शेयर NSCN को ही नहीं मिलेगा, सारे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाएंगे। तो कोई गारंटी नहीं है कि NSCN ही उभर के आएगा एज द पॉलिटिकल फोर्स। जैसे असम में हुआ था 1985 में, जब वो असम एजुकेशन खत्म हुए तो AGP उभर के पावर में आ गया था, वो एक अलग प्रोसेस था। यहाँ पे माहौल बदल चुका है। तो NSCN अब अलग अलग तरीके से इस पीस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पीस प्रोसेस चल रहा है तब तक वो एक उनके एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी और कहे तो कुछ हद तक वो उनका दबदबा बरकरार रहेगा। लेकिन जैसे ही पीस प्रोसेस कंक्लूजन हो जाए, कंक्लूसिव एक स्टेप में पहुंच जाएगा, तब वो शायद खत्म हो जाएगा। इसलिए और इसी बात पे सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के इंटरलोक्यूटर को लेके बाकी बहुत से लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब सिर्फ एक दो मुद्दे पे वो अटका हुआ है और ये डिलिबरेट डिलेइंग टैक्टिक, जैसा कि RN रवि लगातार कह भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक, हमसे बात करने के लिए। हमें आइंदा जब इस तरह के इनसाइट्स की जरूरत पड़ेगी पूर्वोत्तर से, हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। नए साल की आपको खूब सारी शुभकामनाएं।